दोस्तों, सियांग अपर मल्टीपर्पज डैम पर यह हमारा तीसरा पार्ट है और आज के इस एपिसोड में हम इस मुद्दे को कंसेप्चुअली क्लियर करेंगे। पिछले दो एपिसोड में हमने देखा था कि सरकार क्या चाहती है और क्या कर रही है, और साथ ही हमने यह भी देखा था कि लोगों का इसमें क्या रिएक्शन है। आज हम देखेंगे चीन उनके प्रपोज डैम को एग्जैक्टली कहाँ प्लान कर रहा है और स्पेसिफिकली उसी लोकेशन को उन्होंने क्यों चुना है और इसका क्या अंजाम हो सकता है। साथ ही हम जानेंगे क्या चीन सचमुच यारलुंग सांगपो को अपनी ओर मोड़कर सियांग और ब्रह्मपुत्र को सुखा सकता है। इन सब बातों को समझने के लिए हमें हिमालयाज के स्ट्रक्चर और इसके टेरेन जैसी चीज़ों को और साथ ही इनके सियांग नदी के ड्रेनेज सिस्टम पर असर को समझनी होगी। इसीलिए वीडियो हल्की सी टेक्निकल होगी, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, अभी चीन जो डैम सियांग या उनके यहाँ यारलुंग सांगपो पर प्लान कर रहे हैं, इसके कारण को हम दो तरफ से देख सकते हैं। पहला, ये इंडिया के खिलाफ यानी हमारे खिलाफ एक तरह का वाटर बॉम्ब तैयार कर रहा है जिसे वे समय अनुसार हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, उनकी पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत। इस पर हमने फर्स्ट पार्ट में बात की है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो उनकी पावर नीड को टैप करने के लिए चीन ने 87,000 डैम्स के अलावा 3 गॉर्जियस डैम भी बनाया था, जिसके लिए उन्होंने 2 सिटीज़, सम 44 टाउन्स और 1068 विलेजेस को सबमर्ज किया था। इस बार यारलुंग सांगपो के इस पॉइंट को उन्होंने चुना है। अब आखिर इसी पॉइंट को उन्होंने क्यों चुना है, इस बात को समझने के लिए जैसे अभी मैंने कहा, हम थोड़ी हिमालयाज और सियांग के मॉर्फोलॉजी को समझते हैं। यह मानसरोवर लेक है और यहाँ से यारलुंग सांगपो निकलता है। इस नदी की खासियत यह है कि ये एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट रिवर्स वो होते हैं जो किसी जगह की लैंडफॉर्म्स के होने से पहले वह एग्जिस्ट करती हो। मतलब इस नदी का एग्जिस्टेंस हिमालय से पहले है। और हाँ, यारलुंग सांगपो दुनिया का हाईएस्ट रिवर भी है। जैसे कि हमें पता है, हिमालयाज इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कन्वर्जन से बना है और ऐसी जगह सिस्मिकली हाईली एक्टिव होते हैं, यानी ये अर्थक्वेक प्रोन जोन है। स्टडीज कहती हैं इस जोन में 1901 से लेकर अभी तक कुछ छोटे बड़े 4000 अर्थक्वेक्स हो चुके हैं, और इसमें 1950 का वो अर्थक्वेक जो 8.7 मैग्नीट्यूड का था, जो दुनिया का वन ऑफ द डेडलिएस्ट अर्थक्वेक्स था, जहां 4800 लोग मारे गए थे। इसका एपिसेंटर अरुणाचल प्रदेश के मिसमी हिल्स में ट्रेस किया गया था, जो तब असम था। आज भी दरअसल हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग 1950 की उस अर्थक्वेक को रिफर कर अपनी उम्र बताते हैं। मतलब वे कहते हैं अर्थक्वेक के उस वक्त मैं करीब 5 साल का था, मैं 10 साल का था, या अर्थक्वेक के 2 साल बाद में जन्मा था। तो उसे बेस ईयर मानकर हम उनकी उम्र का अनुमान लगाते हैं। खैर, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। हम आगे अर्थक्वेक के इस टॉपिक के साथ डैम्स के रिलेशन को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल सियांग और हिमालयस के मॉर्फोलॉजी को और थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। तो यारलुंग सांगपो अपने सोर्स से ईस्ट के ओर कुछ 1700 किलोमीटर फ्लो करती है, फिर अपने रेगुलर फ्लो को छोड़कर ये अचानक इस पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मुड़ जाता है, और सम 240 किलोमीटर नॉर्थ फ्लो करने के बाद इन दोनों पहाड़ों के बीच यानी नॉर्थ में ग्यालापेरी और साउथ में नामचा बरुआ के बीच से होते हुए साउथ डायरेक्शन की ओर मुड़ जाता है। इसी पॉइंट को द ग्रेट बैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रेट बैंड दुनिया का डीपेस्ट कैनियन है। आप ऐसा समझिए, यह नदी का बहाव बहुत तेज हो जाता है और यहाँ से अराउंड 9500 फीट, दैट इज अराउंड 2900 मीटर हाइट से पानी 4900 फीट ऑल्टीट्यूड में ड्रॉप करता है, और यहाँ इसका ग्रेडियंट अराउंड 4 मीटर पर किलोमीटर हो जाता है। रिवर ग्रेडियंट को आप पानी के बहने के पावर मान सकते हैं, और 4 मीटर पर किलोमीटर बहुत हाई ग्रेडियंट होता है। अब चीनी इसी जगह पर डैम बनाकर पानी को रोककर पावर जनरेट करना चाहता है। दरअसल वे जहाँ डैम में पानी को स्टोर कर 2900 मीटर ऊंचाई से 660 मीटर गहराई तक ड्रॉप करना चाहते हैं। अब सोचिए इस पानी का फोर्स कितना होगा और हाइडल का टरबाइन कितने स्पीड से घूमेगा, और इतने पावरफुल हाइडल से ही वे 60 गीगावाट पावर जनरेट करना चाहता है। इसीलिए चाइनीज डैम को यहाँ प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, अब ये सवाल तो बनता है कि अगर चीन इस पानी को, इस नदी को इस तरह टैप कर सकता है, तो क्या ये इसे अपनी ओर मोड़ भी सकता है? जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक मैं जानता हूँ, यहाँ हिमालयस के टेरेन इतने रफ और साथ में इतने टफ हैं कि बहुत ही कम लोग यहाँ तक आ पाए हैं। टेक्नोलॉजी कितने भी एडवांस क्यों ना हो, पर अभी के मौजूदा टेक्नोलॉजी से यारलुंग सांगपो को इसके रेगुलर साउथवर्ड डायरेक्शन से चीन का अपनी ओर मोड़ना इम्पॉसिबल है, लगभग असंभव सा है। और इनकेस सपोजिटली ये करते भी हैं तो भी ये घाटे का सौदा होगा, क्योंकि इसमें इतना खर्चा हो जाएगा कि दशकों तक
इससे जनरेटेड पावर भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। ऊपर से ये बेवजह म्यांमार की तरफ भी इसे नहीं भेजेगा। नो पॉइंट। तो मैं ऐसा मानता हूं शी जिनपिंग की सरकार ये बेवकूफ़ी तो नहीं करेगी। सो कंक्लूसिवली एट दिस पॉइंट इन माई ओपिनियन वाटर डाइवर्जन, रिवर डाइवर्जन इज अ मिथ। क्या सियांग या ब्रह्मपुत्र को सुखाया जा सकता है? कैन दे बी ड्राई? जब सांगपो तिब्बत से अरुणाचल की ओर मुड़ता है तब तक ये एक बड़ी नदी बन चुकी होती है और यहाँ आते ही इसे के ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है, फिर इसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है। जब तक ये अरुणाचल के जोग्राफिकल स्ट्रेच को क्रॉस कर असम पहुँचती है, इसे लोहित और दिबांग जैसी बड़ी नदियाँ ज्वाइन करती है और ये इसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में ज़्यादातर नदियों का नाम फीमेल नेम्स होते हैं, पर ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है इसे मेल नाम मिला है। खैर, ब्रह्मपुत्र को इस साइज तक लाने के लिए कई ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है। ब्रह्मपुत्र हैज़ अराउंड एस्टिमेटेड ऑफ 33 ट्रिब्यूटरीज। नॉर्थ में कुछ 20 ट्रिब्यूटरीज होती हैं और साउथ में कुछ 13 ट्रिब्यूटरीज। मसलन अगर हम देखें तो सियांग ब्रह्मपुत्र बनने से पहले कई नदियों के पानी को ले लेती है। दैट मीन्स ब्रह्मपुत्र का पानी पूरी तरह सियांग पर डिपेंडेंट नहीं है। ये योमगो, सिमांग, सुबनसिरी, लोहित, दिबांग और इन जैसी कई बड़ी नदियों के मिलने से बनता है और ज़्यादातर सियांग के साउदर्न स्ट्रेच में ये ट्रिब्यूटरीज उन्हें ज्वाइन करती है। इसका मतलब है अगर यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र में फीड ना भी दें तब भी ब्रह्मपुत्र के वाटर लेवल में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और ये डायरेक्टली मीन करता है अगर सांगपो रिवर को चीन ने रोक भी लिया तो भी ब्रह्मपुत्र का पानी नहीं सूखेगा। इसका कारण है एज ए सेड इसके ट्रिब्यूटरीज मोस्टली हिमालयाज के अलग अलग सोर्सेज से आते हैं, एक्सटेंडिंग अप टू द पटका रेंज, जहाँ से दिबांग और लोहित जैसी बड़ी नदियाँ निकलती हैं। एंड मोर बिकॉज मोस्ट ऑफ देम ओरिजिनेट विद इन द इंडियन टेरिटरी। पर यह खुशखबरी यही तक है, क्योंकि अगर कहीं डैम टूट गया या कहीं पानी छोड़ा गया ज़्यादा वॉल्यूम में तो ये सियांग बेल्ट को फ्लड करते हुए ब्रह्मपुत्र पहुंचेगी और बांग्लादेश की जमुना नदी तक तबाही मचा देगी। इसलिए मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि सांगपो पर जो डैम है भले ही वो ब्रह्मपुत्र के वाटर लेवल को इतना कम ना करे, पर अगर ये कहीं फ्लड कर गया तो इसका असर बहुत ज़्यादा खराब होगा। Khoinanagar Dam, India 1967, Araval Dam, USA 1975, Tarbela Dam, Pakistan 1976, Bankwai Dam, China 1975, Jangong Dam, China 1989। ये कुछ ऐसे डैम्स के नाम हैं जब इनके कारण इन सालों में अर्थक्वेक्स हुए थे। मैंने शुरू में कहा था कि हम डैम्स और अर्थक्वेक के रिलेशन पर भी बात करेंगे। अभी बताए गए अर्थक्वेक्स ऐसे अर्थक्वेक्स हैं जो इन जगहों पर डैम बनने से इनकी स्टेबिलिटी, इन जगहों की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होने के कारण हुए थे। ऐसे अर्थक्वेक्स को ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स कहते हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होते हैं। पहले तो जैसे आपको पता है हिमालयाज टेक्टोनिक के लिए बहुत ही एक्टिव एरिया है, क्योंकि यहाँ दो प्लेट्स कन्वर्स होते हैं और इसीलिए जो माउंट एवरेस्ट है और हिमालय के जो बाकी माउंटेन्स है अभी भी ग्रो कर रहे हैं, विच मीन्स ये प्लेट्स अभी भी कन्वर्स कर रहे हैं और इसीलिए ये अर्थक्वेक प्रोन जोन है। चीन का खुद का ईस्टर्न साइड भी हाईली अर्थक्वेक प्रोन जोन है। ऐसे में अगर यहाँ डैम बिठाया जाए जो खुद सिस्मिक एक्टिविटीज को इंड्यूस करते हो तो ये इस एरिया के रिस्क को मैनी फोल्ड्स इंक्रीज कर देता है। ना इन केस कहीं डैम टूट जाता है, हालांकि वे कह रहे हैं कि सारी स्टडीज हो चुकी है, पर नेचर के सामने तो हम कुछ नहीं है। तो अगर डैम कहीं टूट जाता है तो हम लोअर रिपेरेंट एरियाज इसके फ्लड के शिकार हो जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इससे सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बांग्लादेश भी हाईली इफेक्टेड होंगे। ये कोई बॉर्डर इशू है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है जिसमें हम कहें कि हम बाद में बात करें। यहाँ लाखों लोगों की जान दांव पर लगी है। इसीलिए जैसे मैंने अपनी पिछले एपिसोड में भी कहा था, और हाँ ऑफकोर्स अभी पार्लियामेंट में असम के MP दिलीप सैकिया ने भी ये मुद्दा उठाया है कि इस मामले में हमें चीन से बात करनी होगी। लेकिन जैसे आप भी जानते हैं चाइना और इंडिया के बीच नदियों के ऊपर कोई ट्रीटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर्स ट्रीटी है, तो हम चीन पर कोई लीगल दबाव ही नहीं डाल सकते। हाँ, उनके बीच 2002 और 2019 में कुछ वाटर डाटा शेयरिंग और सेटलेज वाटर्स पर कुछ MOU साइन किए गए थे, पर यह ट्रीटी नहीं है। फ्रेंड्स, एज वी डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियोस, इंडिया को अभी सियांग के ऊपर डैम इसलिए चाहिए क्योंकि चाइनीज इसके अपर सोर्सेस में $137 बिलियन यानी 11 लाख करोड़ प्लस रुपए का डैम बना रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम।
और इसका जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होगा वो अराउंड 120 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का होगा। आप इसका अंदाजा ऐसा लगा सकते हैं, हमारे गंगा रिवर का टोटल वाटर वॉल्यूम है 525 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। तो सोचिए ये कितना ज़्यादा वाटर स्टोर कर सकता है। जबकि हमारा जो प्रपोज 1.13 लाख करोड़ रुपए का जो सियांग अपर मल्टीपर्पज डैम का वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होगा वो अराउंड 9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का होगा। यह भी बहुत है, पर ये 120 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का सिर्फ 7.5% ही होगा एंड इट विल प्रोड्यूस अराउंड 11 गीगावाट पावर। तो एक बात तो सर्टेन है कि कहीं चाइनीज डैम टूट गया या उन्होंने 10% पानी भी छोड़ा तो भी हमारा डैम स्टैंड नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स इसके फ्लडिंग को हम नहीं रोक पाएंगे। तो फ्लडिंग नहीं रोक पाएंगे तो इस डैम का मतलब सियांग अपर मल्टीपर्पज डैम का रोल क्या रहेगा? इसे सरकार ऐसे एक्सप्लेन करती है, अगर सियांग के अपर रीचेस में चीन ने पानी को रोक भी लिया तो भी जो पानी हम सियांग अपर मल्टीपर्पज डैम में स्टोर करेंगे उसी से हम रिवर के फ्लो को मेंटेन करेंगे और साथ ही इससे इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी कि अरुणाचल प्रदेश एक फाइनेंशियली रिच और इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाएगा। अब बॉर्न ऑफ कंटेंशन यही है, यहाँ लोग इस प्रपोज डैम के खिलाफ हैं। इसका डिटेल में मैंने अपनी पिछली दोनों एपिसोड में बात की है, आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा। मैं लिंक यहाँ तो शेयर कर ही रहा हूँ और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं और एक चीज़ यहाँ जानना चाहूँगा। देखिए, बड़ी नदियों का खास करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इरिगेशन जैसे कामों में अलग जगह इस्तेमाल किया जाता है, पर अरुणाचल की नदियों का लीस्ट यूज हुआ है। इस क्षेत्र में हमने कुछ हाइड्रस तो बिठाए पर इसका इरिगेशन या टूरिज्म सेक्टर में इसका इस्तेमाल हमने नहीं किया है, क्योंकि हम इतने रिसोर्सफुल रिवर से घिरे हुए हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमें इसे टैप करना चाहिए। देखिए, सरकार तो बदलती रहेंगी पर देश आप ही का रहेगा, आपका राज्य आप ही का रहेगा, आपकी जगह आप ही की रहेगी। तो इसे डेवलप करने की जिम्मेदारी भी आप ही की रहेगी, हमारी रहेगी। तो मैं ऐसा मानता हूं हमें हमारी गवर्नमेंट को स्कोप दिखाने चाहिए, उनसे अपील करनी चाहिए और इन फील्ड्स में हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। आई सी अ ग्रेट स्कोप ऑफ डेवलपमेंट हियर। इसके अलावा हम इसके आधार पर इंटरनेशनल वाटर्स पर भी अपना क्लेम जता सकते हैं। ये एक बेस बनेगा जिसके आधार पर हम आर्ग्यू भी कर सकेंगे। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अथॉरिटीज़ को भी कुछ ऐसे ऑप्शंस टटोलने होंगे, तलाशने होंगे जहाँ जो लोगों के हित में हो, जहाँ कंट्रोवर्सी कम हो। इस पर भी मैंने पिछले एपिसोड में बात की है, ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप हो तो मैं हूँ। मैं अपनी वीडियोस बहुत सिंपल रखता हूँ, मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। मेरा मकसद है फैक्ट्स को आपके साथ शेयर करना, मेरे नॉलेज को आपके साथ शेयर करना। मुझे सनसनी फैलाने का कोई शौक नहीं है, मैं बस समाज के समस्याओं के समाधान का हिस्सा बनना चाहता हूँ। आगे आपको समझदार है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।